जयपुर प्रजामंडल, क्योंकि सबसे पहले गठित हुआ है जयपुर प्रजामंडल, तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा जयपुर प्रजामंडल, जिसकी की स्थापना हुई है दोस्तों 1931 में। बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक प्रजामंडल में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो यही है कि आपको उसकी स्थापना का वर्ष और साथ ही साथ उसके जो संस्थापक थे उनका नाम याद होना चाहिए। ये दो चीजें सबसे पहला बेस है इस प्रजामंडल के टॉपिक का। ठीक है, देखिए केवल मेहनत करने से ही सफलता हाथ नहीं लगती कि सिर्फ हम जो है मेहनत ही मेहनत के पीछे चले। मेहनत के साथ साथ सही नीति, सही रणनीति, सही पॉलिसी, सही स्कीम, सही मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहां तक पढ़े, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिसको ये चीज पता लग गई वो सफलता निश्चित उसके कदम चूमेगी, ये पक्की बात है, क्योंकि एक मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत चीजें हैं आपके पास, मैटर बहुत सारा है, लेकिन उसको कैसे डिवाइडेशन करके पहले कौन सी महत्वपूर्ण चीज को याद रखें, टुकड़ों में बांट के उसको कैसे पढ़े। आप पूरा प्रजामंडल खोल के पन्ने बैठ गए हैं, याद ही नहीं हो रहा है, 10 बार पढ़ लिया तो याद नहीं हो रहा है। पहले उसे टुकड़ों में बांटो, छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, फिर पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले किसी भी टॉपिक की उस नस को पकड़ो जो ज्यादातर पूछी जाती है। जैसे हम प्रजामंडल की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा जो बातें आती हैं वो 2 प्रश्न, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, 2 प्रश्न, एक तो स्थापना और दूसरा संस्थापक। ज्यादातर बातें तो यहीं से होती है, तो सबसे पहले तो इसका एक ये टुकड़ा छांट लो, एक टेबल बनाओ और उसमें संस्थापक और साथ में स्थापना का वर्ष याद रखो कि कब कौन सा प्रजामंडल गठित हुआ, किस संस्थापक के द्वारा। और जब वो चीज याद हो जाए तो फिर उसके अंदर की दूसरी गहराइयों पर जाओ। ठीक है, तो 1931 में जो इसकी स्थापना की, इसके जो संस्थापक थे वो थे कपूर चंद पाटनी। ठीक है, कपूर चंद पाटनी नाम याद रखें, 1931 और संस्थापक पाटनी। इसके बाद पाटनी से जो हुआ, ये प्रजामंडल ज्यादा ठीक, ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है, तो इसके पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी और इसका पुनर्गठन किया गया है दोस्तों 1936 में। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जमनालाल बजाज के द्वारा। ये हमारे कपूर चंद पाटनी और ये सेठ जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा जो है ये इसका पुनर्गठन किया गया है, याद रखें। जमनालाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के आंदोलनों में जो महत्वपूर्ण भूमिका, आर्थिक सहायता जो प्रदान करने वाले थे वो सेठ जमनालाल बजाज ही थे। ठीक है, और ये हैं कपूर चंद पाटनी जिन्होंने ये जयपुर प्रजामंडल स्थापित किया था, शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जयपुर प्रजामंडल में जब हम आगे की डिटेल की जब बात करते हैं तो आगे देखिए, जयपुर में लोगों को संगठित करने का, उनको एक करने का, एकजुटता लाने का और उनमें जागृति फैलाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है दोस्तों? ये श्रेय जाता है अर्जुन लाल सेठी को। किसे? अर्जुन लाल सेठी को। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, जयपुर क्षेत्र में जन जागरण फैलाने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, चोमू के ठिकाने के ठिकानेदार इनको नौकरी भी दे रहे थे, लेकिन इन्होंने ये कहकर नौकरी से मना कर दिया था कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो देश की, मातृभूमि की, भारत माता की सेवा कौन करेगा, उसे आजाद कौन करवाएगा। चाहते तो आराम से नौकरी करते और अपना जीवन जो शांतिपूर्वक चला सकते थे, लेकिन इन्हें चिंता थी किसकी? देश की, समाज की आजादी की। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अर्जुन लाल सेठी का। सेठी ने देखिए क्या किया है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोगों में जागरण, जन जागृति फैलाई जा सकती है। तो अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की, कब की और कहां की? जयपुर 1905, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, आगे 1936 में जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया था। पुनर्गठन जो किया गया 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया, लेकिन अध्यक्ष जो बने वो खुद नहीं बने, बल्कि अध्यक्ष बनाया किसे? चिरंजी लाल मिश्र को। ठीक है, आगे भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था 1942 में, गांधी जी के जीवन का अंतिम आंदोलन
क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, वो हीरालाल शास्त्री जी थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। किस दौरान? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इन्हीं हीरालाल शास्त्री ने वन स्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए टोंक में निवाई क्षेत्र में वन स्थली विद्यापीठ की भी स्थापना की है। इनकी पत्नी जो है रत्ना शास्त्री, वो भी बहुत ही बड़ी महिला सामाजिक कार्यकर्ता और आजादी के जो इस प्रजामंडल के दौरान जिनका नाम बहुत प्रमुखता से सामने आता है। हीरालाल शास्त्री ने जो गीत लिखे उनमें महत्वपूर्ण गीत है, एक तो सपनों आयो और दूसरा है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। ये दो गीत आपको याद रखने हैं। इनका संबंध किससे है? हीरालाल शास्त्री से। सपनों आयो और साथ ही प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, ये दोनों गीत जो हैं हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा रचित हैं। आगे इसके बाद अब जयपुर प्रजामंडल में देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके जो कीवर्ड्स हैं, दो बातें। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942, 1942 क्या हुआ था? एक तरफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था और उस आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजों से अब हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। अंग्रेज लोग जो हैं वो इस बात से परेशान थे कि गांधी जी के इस आंदोलन को ज़्यादा मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ज़्यादा समर्थन नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सहायता मांगी देशी राजाओं से कि भाई ऐसे अवरोध, ऐसे जो प्रतिरोध के समय जो हमारा जो साथ दे सकते हैं वो देशी राजा ही, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने पहले किया था 1857 की क्रांति के समय। उस समय भी राजा महाराजाओं ने ही जो है बचाव किया था किसका? अंग्रेजों का, वरना हम 90 साल पहले ही शायद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते यदि हमारे राजा महाराजा विद्रोहियों का साथ देते, ना कि अंग्रेजों का। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब उसी तर्ज पर चलते हुए अंग्रेजों ने फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजाओं से मदद मांगी और जयपुर के उस समय राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह, मानसिंह सेकंड जिनको हम कहते हैं। तो मानसिंह जी को ये कहा अंग्रेजों ने कि भाई आपको अपने रियासत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कोशिश करना है कि गांधी जी के इस आंदोलन में भाग वो ना ले पाएं और आपके अधीन जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं उन सब में आपको ये कोशिश करनी है। अब सवाई मानसिंह ने ये जिम्मेदारी सौंपी अपने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल को कहा कि हमें अंग्रेजों की मदद करनी है और आप किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि यहाँ के जो ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये लोग गांधी के इस आंदोलन में भाग ना ले। और उसके बाद मिर्जा इस्माइल ने जाकर मुलाकात की उस समय के जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री से और इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ दोस्तों। और उस समझौते के बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया गया जयपुर प्रजामंडल और हीरालाल शास्त्री जी की ओर से कि जयपुर प्रजामंडल गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। उस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942। किस किस के बीच हुआ है? एक तरफ है जयपुर रियासत और दूसरी तरफ है जयपुर प्रजामंडल, या फिर जयपुर रियासत की ओर से मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल की ओर से हीरालाल शास्त्री। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के पीछे और कंक्लूजन यानी निर्णय क्या निकल के आया कि जयपुर रियासत, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, ये विशेष बात निकल के आई कहां से? जेंटलमैन एग्रीमेंट से। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट तो इन्होंने कर लिया है हीरालाल शास्त्री जी ने मिर्जा इस्माइल के साथ मिलकर। ठीक है, देखिए याद रखें मिर्जा इस्माइल बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जयपुर का आधुनिक निर्माता भी कह देते हैं इनको। जयपुर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का नाम इन्हीं के नाम पर है जिसे हम MI रोड कहते हैं, इन्हीं के नाम पर है वो, मिर्जा इस्माइल रोड। तो महत्वपूर्ण नाम है ये। तो इन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया कि हम गांधी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अपने अध्यक्ष के इस फैसले से कुछ लोग बहुत ही नाराज थे कि भाई आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया कि हम गांधी जी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हम तो गांधी जी के आंदोलन में भाग
अवश्य लेंगे। और ऐसे असंतुष्ट कार्यकर्ता जो थे उन्होंने प्रजामंडल से अलग होकर, जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दो बातें, एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट और दूसरा आजाद मोर्चा, याद रखें। आजाद मोर्चा जिसका कि गठन भी 1942 में हुआ है, किस समझौते के बाद? जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद, ठीक है। और इस आजाद मोर्चा का नेतृत्व, जो इसका स्थापना, इसका जो श्रेय दिया जाता है वो बाबा हरिश्चंद्र को दिया जाता है। आजाद मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा हरिश्चंद्र। और इनके अलावा इस मोर्चे में और कौन कौन असंतुष्ट कार्यकर्ता शामिल थे? देखिए, चिरंजी लाल मिश्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल, दौलतमल भंडारी, और भी बहुत से नाम हैं जो असंतुष्ट कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये आजाद मोर्चा गठित किया। और क्या निर्णय लिया इस आजाद मोर्चा ने कि भाई हम तो गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा अवश्य लेंगे। तो याद रखें, जयपुर प्रजामंडल ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन आजाद मोर्चा ये वो संस्था है जिसने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है, ठीक है। नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र। आगे जाकर 1945 में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से इस आजाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल दोनों का क्या हो गया? समझौता हो गया और ये वापस से इसमें विलय हो गया, आजाद मोर्चा जयपुर प्रजामंडल। किसके प्रयास? नेहरू जी के। कब? 1945 में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो आजाद मोर्चा और जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये दोनों बातें बहुत बार परीक्षाओं में अलग अलग जो कंपटीशन में पूछी जा चुकी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न या तो सीधा आ जाता है कि आजाद मोर्चा का संबंध किससे था, या फिर इस तरह भी पूछ लेते हैं कि जेंटलमैन समझौता कब हुआ था या किन के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगला जो हमारा जयपुर प्रजामंडल से ही जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो 5 अप्रैल 1932 को यहीं जयपुर प्रजामंडल में मोतीलाल दिवस मनाया गया। मोतीलाल दिवस कब मनाया गया और किस प्रजामंडल से संबंधित है? दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। 1 मार्च 1939 को किसान दिवस मनाया गया और 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस के रूप में मनाया गया। सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं कि नाम देके पूछ लिया किसान दिवस या मोतीलाल दिवस का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से है? तो याद रखें इनका संबंध है किससे? जयपुर प्रजामंडल से, ठीक। इसके अलावा 1945 में, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल और आजाद मोर्चा में वापस क्या हो गया? समझौता हो गया है। इसके अलावा यहां एक चीज और ऐड करेंगे। 1944 में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण काम एक हुआ कि इस जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्ष थी, इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो किसने की? जानकी देवी बजाज ने, सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी, ठीक है। और 1939 में जयपुर रियासत की ओर से जयपुर प्रजामंडल पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसे असंवैधानिक संस्था करार दे दिया गया था। उस समय पर जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय इन कार्यकर्ताओं ने कहां बना लिया? कुछ समय के लिए आगरा में बना लिया था, याद रखें। तो ये महत्वपूर्ण बातें, ये डिटेल आपको याद रखनी है दोस्तों। किस प्रजामंडल से? जयपुर प्रजामंडल से।